नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा आपके द्वारा एक छोटी सी भूल पर भी महज 6 घंटे के अंदर आपको सौकौट दे दिया जा रहा है, आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, आपका वेतन उस दिन का काट लिया जा रहा है, अनिश्चितकालीन वेतन स्थगित कर दिए जा रहे हैं या फिर आपको अंततः सस्पेंड कर दिया जा रहा है। सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब निरीक्षी अधिकारी निरीक्षण करने हेतु विद्यालयों में जाते हैं तो उन्हें छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यालय संचालन से संबंधित एवं विद्यालय में जितने भी साधन संसाधन हैं उनसे संबंधित सारे चीजों का उनको ब्यौरा इकट्ठा करना है। रोज क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, किस कारण शिक्षक अनुपस्थित हैं, किस कारण छात्र छात्राएं की उपस्थिति नहीं आ पा रही है, जो मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है उसमें क्या कमी है, उस कमी को कैसे दुरुस्त और दूर किया जाए, पेयजल की सुविधा है अथवा नहीं, टेबल बेंच की सुविधा है अथवा नहीं, खाने के लिए जो है वो साफ बर्तन थाली वगैरह है कि नहीं, खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह है कि नहीं, विद्यालय कार्यालय सुसज्जित है अथवा नहीं, रजिस्टर मेंटेन हो पा रहे हैं अथवा नहीं, विद्यालय में पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में ड्रॉवर है अथवा नहीं, वहां पे पुस्तकें हैं अथवा नहीं, तो सारे चीजों का ब्यौरा रखना है। तो क्या वे जब जाते होंगे विद्यालयों में तो शिक्षक शिक्षिकाओं का पर मंथ ससमय वेतन मिल पा रहा है अथवा नहीं, क्या इसके बारे में वे नहीं जान पा रहे होंगे? क्या शिक्षक शिक्षिकाएं निरीक्षी अधिकारी को नहीं बता रहे होंगे कि उनका वेतन नहीं आ पा रहा है, आ पाया है, जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से उन्हें वो वेतन नहीं मिल पाया है? यह भी तो अपडेट दिया जाता रहा होगा ना उन्हें। तो वही निरीक्षी अधिकारी जब शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के बारे में, उनके भूल, उनकी गलतियों, उनकी अनियमितता, उनकी गड़बड़ियों के बारे में जब डीओ को या शिक्षा विभाग के आला कमान को जब वो अवगत कराते हैं तो उसी दिन उनको शोकॉज भेजा जाता है, उस दिन का उनका वेतन स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें ऐसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, अनिश्चितकालीन वेतन स्थगित किए जाते हैं, उनको सस्पेंड करने के लिए भी पत्र जारी कर दिया जाता है। तो क्यों आखिर जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को जिस दिन से ज्वाइनिंग हुआ है उस दिन से अब तक वेतन नहीं मिल पाया, तो उस पर क्यों नहीं अब तक सुनवाई हुई और कार्रवाई हुई? यह समझने वाली बात है। 6 माह हो गए टीआरई 1 के द्वारा जो सफल शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको योगदान लिए हुए 6 माह हो गए, क्योंकि वे नवंबर में ही योगदान लिए थे, अक्टूबर में योगदान लिए थे, नवंबर पूरा बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गए, 6 माह हो गए। तो टीआरई 1 से सफल और नवनियुक्त जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे उनका वेतन नहीं मिल पाना, टीआरई 2 के जरिए 4 माह बीतने को है, उनका एक भी वेतन न मिल पाना, रोजाना निरीक्षी अधिकारी विद्यालयों में जा रहे हैं निरीक्षण करने हेतु, तो फिर वे क्यों नहीं इस गंभीर समस्या से रूबरू करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं डीओ को या अन्य जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं एसएसके के पाठक को? क्योंकि कई शिक्षक शिक्षिकाओं, कई प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई डायरेक्ट एसएसके के पाठक के द्वारा जो है पत्र जारी कर उन पर किया गया है। तो फिर सैकड़ों हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका किसी का 4 माह से, किसी का 6 माह से जो है वेतन उनका नहीं मिल पाया, तो आखिर उसके लिए उनको सुनवाई करने में 6 माह समय कैसे लग गए, क्यों लग गए? और तब उनको सुनवाई करना पड़ा जब संख्या अत्यधिक बढ़ते गए, सभी एकजुट होकर के और हो हल्ला हंगामा मचाने पर उतारू हो गए। जब यह खबरें समाचार पत्रों में छपने लगा, जब ये खबरें हम जैसे यूट्यूबरों के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए जाने लगे, तब जाकर के विभाग के कान पे जू रेंगता है और उनकी आंख पर से पत्ती हटता है कि सिर्फ कार्रवाई ही ना बल्कि सुनवाई भी किया जाए। और 6 माह बीत जाने के बाद जो है कार्रवाई होता है, मेला लगाया जाता है, मेला आयोजन होता है सुनवाई करने हेतु, और सभी जिलों के डीओ डीपीओ जो है वे इस प्रकार के समस्याओं को सुनते हैं। 27 अप्रैल 2024 को बिहार के 38 जिला में वेतन संबंधित मेला का आयोजन किया गया। जिन जिन को इस प्रकार की समस्या था, जिन्हें वेतन अब तक मिले ही नहीं थे, उन सभी उस मेला में सम्मिलित हुए और अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा। उनसे पुनः सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और डीओ डीपीओ के द्वारा यह बताया गया कि एचआरएमएस पोर्टल पर उन सभी का डिटेल्स अपलोड ही नहीं हो पाया था, इस वजह से उनका प्रान नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाया और उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि डीओ को पता है कि उसके जिले में टीआरई 1 के माध्यम से कितने शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हुए, टीआरई 2 के माध्यम से कितने शिक्षक शिक्षक बहाल हुए हैं और उनमें से पर मंथ कितनों का वेतन वो रिलीज कर रहे हैं। तो फिर पता है कि कितने नवनियुक्त आए हैं और कितने का वेतन हर मंथ रिलीज हो रहा है, तो उसके बीच का गैप क्या उनको पता नहीं चल पा रहा था? तो फिर क्यों वे आंख पे पट्टी बांध करके, कान में तेल डाल करके वे क्यों आराम से सोए हुए थे? यह सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर के एसीएसके के पाठक का इस प्रकार के रवैये से, सौतेला व्यवहार का, उसके दोगलापन का जो है वह बू आता है कि एसीएसके के पाठक सिर्फ
कार्रवाई अधिकारी हैं, सुनवाई अधिकारी नहीं है। वे पल भर में एक छोटी सी भूल को लेकर के भी वे वेतन काटने के लिए उतारू हैं, वेतन स्थगित करने के लिए ये उम्दा है, वे सस्पेंड करने के लिए ललायित हैं। लेकिन जो शिक्षक शिक्षिकाओं के हित का, उनके हक की, अधिकार का जो बात है, उस पर सुनवाई करने के लिए उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो यह किस प्रकार के अधिकारी हैं कि एक पक्षीय सिर्फ वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरे तरफ वो सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कब तक ऐसे चलते रहेगा, यह सोचने और समझने वाली बात है। एसीएस के पाठक जब आए थे शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में, और उनके द्वारा जो कदमें आगे बढ़ाए गए, उससे लोग खुश थे प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक समय में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस रंगे सियार पर से रंग उतरता गया और लोगों को यह भ्रम था कि यह शेर है। लेकिन जब रंग उतरा तो सियार नजर आया। और अब एसीएस के पाठक के प्रति सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक ही नहीं, बल्कि छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों के मन मस्तिष्क में भी नकारात्मकता बैठ चुका है। जो साधन संसाधन उपलब्ध कराने के आड़ में जो घोटाले हुए हजारों करोड़ रुपए का, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा बहाली के आड़ में जो हजारों करोड़ रुपए का घूसखोरी, कमीशनखोरी जो हुआ है, साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों को भी इस भीषण गर्मी में तपने के लिए, उन्हें जो है इस भीषण गर्मी, इस लहरे में उनको जलने के लिए जो छोड़ दिया गया है, जो उनको मजबूर किया जा रहा है, इससे भी लोग आहत हैं। और अब धीरे धीरे जो है आक्रोश फूटना आरंभ हो गया है सभी में, चाहे वो निरीक्षी अधिकारी हो, क्योंकि निरीक्षी अधिकारी को 18 मिनट के अंदर एक विद्यालय का उनका निरीक्षण कर लेना है, सारे डाटे कलेक्ट करके उनको जो है अकाउंटेंट को भेज करके अपडेट करवा देने हैं। क्या यह संभव है कि मात्र 18 मिनट में एक विद्यालय में वो जा करके सारे डाटा कलेक्ट करके और उसे फॉरवर्ड कर अपडेट भी करवा दे? कतई संभव नहीं है। और जो ऐसा नहीं कर रहा निरीक्षी अधिकारी, उसका एक एक हफ्ते का वेतन काट लिया जा रहा है, जब निरीक्षी अधिकारियों का वेतन भी पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त वेतन भी नहीं है, इतने कष्ट झेल करके वे भीषण गर्मी में, इस तपती धूप में, इस गर्म लहरे के बीच वे घूम घूम करके गांव देहात, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है बिहार का, उनके रास्ते का वो धूल फांक रहे हैं और वे जा रहे हैं विद्यालयों में, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्य में वो सफल नहीं हो पा रहे, लक्ष्य प्राप्ति में। इस वजह से उन पर कार्रवाइयां हो जा रही है। तो निरीक्षी अधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक सभी आक्रोशित हैं। सिर्फ चुनाव भर के इंतजार है। 4 जून के बाद यह आक्रोश फूटेगा और सभी का गुस्सा जब फूटेगा तो सभी कूच करेंगे बिहार की राजधानी पटना की ओर। और यदि एससी के पाठक तब तक इस कार्यशैली में सुधार नहीं ला पाए तो जंगे ऐलान होगा और उसके बाद पूरा बिहार की राजधानी पटना छावनी में तब्दील हो जाएगा। संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एससी के पाठक के द्वारा जो शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा है वह असहनीय है, अमानवीय है। निरंकुशता भरा अफसरशाही से ओतप्रोत एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं से एवं उनका अधीनस्थ जो अधिकारी पदाधिकारी निरीक्षी अधिकारी हैं उनसे बहुत पुराना दुश्मनी रहा है, जो उसे 2023, 24, 25 में वो निकाल लेना चाहते हैं। तो इस शत्रुतापूर्ण रवैया के विरुद्ध आक्रोश जल्दी फूटने वाला है। सरकार को एसीएस के पाठक के द्वारा जो भी काले करतूत किए जा रहे हैं, जो कार्यशैली है उनका कार्य करने का, उस पर संज्ञान लेते हुए उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, नकेल कसने की आवश्यकता है। अन्यथा जनता जागरूक हो चुकी है। अब सिर्फ लोकसभा चुनाव चूंकि आचार संहिता धारा 144 लगा हुआ है, इस वजह से सभी जो है अभी धैर्य रखे हुए हैं। लेकिन धैर्य का बांध टूटेगा 4 जून के बाद और फिर जो है जन सैलाब देखने को मिलेगा पटना, बिहार के राजधानी में। तब संभालना कैसे संभाल पाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।